Hello everyone and welcome to my channel Science with Core. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है क्रोमेटोग्राफी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और उसके बाद हम आने वाली वीडियो में जो भी हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी होती है, जितने भी तरीके की डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी होती है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। और लास्ट में हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। जो हमारी लास्ट सेपरेट वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज ऑन क्रोमेटोग्राफी होगी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करना। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी को क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं पहले तो हम ये देख लेंगे। और क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि थोड़ा हम उसकी हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन था क्रोमेटोग्राफी के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था और इसका क्रेडिट किसको जाता है, माइकल टी स्वेट को जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या दिया था, क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था और क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको क्रोमेटोग्राफी को हम क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी का एक्चुअल अगर हम मतलब देखें तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है क्या, टू राइट, यानी कि कलर के बेस्ड पे लिखना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। लेकिन जो भी हम आगे पढ़ेंगे वहां पर कहीं पर भी कलर के बारे में बात नहीं होगी। तो क्यों क्रोमेटोग्राफी का नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया, है ना, जब यहाँ पर किसी भी चीज में कलर की बात नहीं हो रही है तो क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं। तो माइकल स्ट्रेट ने जब इस चीज की डिस्कवरी की थी क्रोमेटोग्राफी की, तो इन्होंने क्लोरोफिल को, जो कि प्लांट का पिगमेंट होता है, उसको सेपरेट किया था। अब हमें पता है प्लांट का जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, कलर्स के हिसाब से क्रोमेटोग्राफी से क्लोरोफिल को सेपरेट किया था। इसी की वजह से इस जो टेक्निक है उसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल क्या है, टेक्निक है, बायोफिजिकल टेक्निक होती है जो सेपरेशन करवाती है, आइडेंटिफिकेशन करवाती है और प्यूरिफिकेशन करवाती है किसी भी कंपोनेंट का मिक्सचर पे। यानी कि हम क्रोमेटोग्राफी क्यों परफॉर्म करते हैं, समझ लो कि दो मिक्सचर है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसको सेपरेट करना बहुत इजी है। लेकिन ऐसे तो केमिकल है या फिर ऐसे तो कंपोनेंट्स है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेपरेट एक दूसरे से नहीं है, तो उनको डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना एक दूसरे से। जैसे कि समझ लो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी दोनों की क्या होती है, कई अमीनो एसिड की सेम प्रॉपर्टी, सेम, वो क्या होते हैं, रिजेंबल होते हैं एक दूसरे से। तो वो उन दोनों की या फिर उन अमीनो एसिड की फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। तो जब जैसे कुछ अमीनो एसिड है जिनको सेपरेट कर पाना देख करके फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है, उसके लिए हम एक बायोफिजिकल टेक्निक जो कि क्रोमेटोग्राफी होती है उसका हम यूज करते हैं और सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन के बारे में। और आगे क्या लिखा है कि ये पावरफुल सेपरेशन टूल है जो कि हर ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज होता है। इज ऑफ्टन ओनली मींस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कि हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से क्या करते हैं, अपना चॉइस ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। बहुत यूजफुल टेक्निक होती है ये अलाउ अलाउ करती है जो कंपोनेंट और मिक्सचर का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेसिस पे सेपरेट करवाती है ये, या तो नेचर के, या तो स्ट्रक्चर के, या तो साइज के, या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करवाती है, कंपोनेंट्स और मिक्सचर का सेपरेशन करवाती है। इसके जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करें कि हर क्रोमेटोग्राफी में कैसा प्रिंसिपल लगता है, तो जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करोगे तो क्या होगा कि जिस भी कंपोनेंट और मिक्सचर को, यानी कि एक समझ लो हमारा क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है मिक्सचर पे, उसको हमको सेपरेट करना है। तो जो मिक्सचर क्या होगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो कंपोनेंट मिक्सचर पे ही होगा, उसे हम क्या करेंगे, पहले मोबाइल फेज पर ऐड करवा देंगे और वो मोबाइल फेज मूव होगा स्टेशनरी फेज पे।
ठीक है। स्टेशनरी फेज जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, पर जनरली सॉलिड होता है, आगे हम बात करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो कुछ कंपोनेंट होंगे मिक्सचर पे वो अटैच हो जाएंगे स्टेशनरी फेज पर ही, और कुछ क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे कहाँ पर, मोबाइल फेज पर से, मतलब कि मोबाइल फेज से वो पास हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैं थोड़ा सा जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मैंने बोला कि क्रोमेटोग्राफी में हम जिस भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करना है, ये समझ लो कुछ क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है, यहाँ पर मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में क्या है, हमारा सोल्यूट है, या फिर जो भी हमको सेपरेट करना है वो है। इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, मोबाइल फेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मोबाइल फेस में हम क्या कर दिए, यहाँ पर समझ लो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस में हम ऐड कर दिए इस मिक्सचर को। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज का यूज करेंगे। ये मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज से क्या करेगा, स्टेशनरी फेज में मूव करेगा। तो ये सोल्यूट जो कि क्या है, मोबाइल फेज में हमने ऐड किया है, मिक्सचर को जो हमने मोबाइल फेज में ऐड किया है, वो भी क्या करेगी, स्टेशनरी फेज से मूव करेंगे। तो कुछ जो है स्टेशनरी फेज पर ही चिपक जाएंगे, जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए होगी वो चिपक जाएगी, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी सब अलग हो गए, तो जो अलग हो गए हमको तो उससे मतलब था ही नहीं, जो बच गए वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से जनरल प्रिंसिपल काम करता है। यानी कि हम दो चीजों के बारे में बात किए, किन दो चीजों के बारे में बात की हमने, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बारे में। तो स्टेशनरी फेज क्या फेज होता है, ये ऐसा फेज होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो मूव नहीं करेगा, जिसके ऊपर से क्या होगा, जो भी मिक्सचर है वो जाएगा, मोबाइल फेज जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी ही जगह पर रहेगा। ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लिक्विड है और मूव नहीं करेगा, ये क्या बात हो गई। तो स्टेशनरी पे सॉलिड तो हो सकता है, लेकिन लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड में वो या तो इमोबिलाइज्ड फॉर्म में होगा, या तो फिर बॉन्डेड फॉर्म में, हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है। जो स्टेशनरी का मतलब ही क्या है, कि ये जो फेस रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, यानी कि वो मूव नहीं करेगा, जबकि दूसरा फेस मूव करेगा। तो स्टेशनरी फेस मूव नहीं करेगा, तो कौन मूव करेगा, मोबाइल फेज मूव करेगा। तो मोबाइल फेज क्या करेगा, क्रोमेटोग्राफी में ऐसा फेज होता है जो या तो लिक्विड हो सकता है, या तो फिर गैस हो सकता है, और ये क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है, यानी कि मूव करेगा क्रोमेटोग्राफी सिस्टम से। तो जहां पर जो भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होगी, जिन्हें हमें सेपरेट करना है, वो डिफरेंट रेट से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्टेशनरी फेज पे। क्या बोल रहे हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, ये जो जनरल प्रिंसिपल है उसी को लेकर चलो। यहाँ पर से समझो मोबाइल फेस ऊपर की तरफ जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी दिख रही है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि मेरे को पता है आप सब लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी से तो जरूर क्या होगे, पता ही होगा उसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी में ही देख लेते हैं, और आगे बात भी करेंगे कि क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। तो मैं बता रही हूँ कि मोबाइल फेस क्या हो रहा है, पेपर के ऊपर मूव करेगा। तो पेपर के ऊपर ये मोबाइल फेस मूव करेगा, और इसी में कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो भी मूव करेगा, लेकिन स्टेशनरी फेज मूव नहीं कर रहा है। तो स्टेशनरी फेज क्या करवाएगा, कुछ मूवमेंट, कुछ मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या करवाएगा, आगे भेजेगा, और कुछ को पीछे रोकेगा। क्यों, क्योंकि मोबाइल फेज तो सभी को आगे लेके जाएगा, लेकिन स्टेशनरी फेज क्या करवाएगा, कुछ कंपोनेंट और मिक्सचर को आगे भेज देगा, कुछ कंपोनेंट और मिक्सचर को पीछे भेज देगा। ठीक है। तो जो कंपोनेंट और मिक्सचर क्या हो गए, आगे चले गए, यानी कि वो स्टेशनरी फेज से क्या रखते हैं, डिफर करते हैं, यानी कि स्टेशनरी फेज के लिए एफिनिटी नहीं रखते हैं, स्टेशनरी फेज के लिए वो क्या है, फेवरेबल नहीं है, इसलिए वो आगे चले गए। इस तरीके से क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो यानी कि ये जो स्टेशनरी फेस है, वो क्या करा, कुछ मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या कर दिया, रिटार्ड कर दिया, इसलिए तो वो पीछे रह गए ना, और जो इसके नेचर के नहीं थे वो आगे मूव हो गए। ठीक है। तो चलो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो ये डिफरेंट तरीके की हो सकती है, हम इसको डिफरेंट तरीके से बांट सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन सपोर्टिंग मीडिया कौन सा है, सपोर्टिंग मटेरियल कौन सा है, सपोर्टिंग मटेरियल यानी कि
जैसे कि आपका स्टेशनरी फेज के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेशनरी फेज हम कैसा या फिर कहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम स्टेशनरी फेज को हम किस पे ले लेंगे? 2D पे ले लेंगे, यानी कि पेपर पे ले लेंगे, है ना? ये ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सपोर्टिंग मटेरियल कैसा हो गया? 2D हो गया। और 3D के हिसाब से ले लेंगे, यानी कि कॉलम पे ले लेंगे, तो वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। यानी कि जहाँ पर हम 2D के फॉर्म में स्टेशनरी फेस लेंगे और जहाँ पर हम 3D के फॉर्म में स्टेशनरी फेस लेंगे, यानी कि एक कॉलम में उसके अंदर हम अपने स्टेशनरी फेस को डालेंगे तो वो 3D के फॉर्म में आ जाएगा। उस हिसाब से हम क्रोमेटोग्राफी को बांट सकते हैं। इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो डिफरेंट तरीके की क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, आयन एक्सचेंज, जेल परमिएशन, एफिनिटी, ये सारी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, और भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी को बांट सकते हैं। कैसे? मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, यानी कि किस मैकेनिज्म से वो क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। जैसे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, ठीक है। और हम किसके हिसाब से यूज कर सकते हैं? बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, यानी कि मोबाइल फेस हम कैसे ले रहे हैं उसके हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इस तरीके से भी हम बांट सकते हैं। तो अगर हम जनरल बात करें कि बेस्ड ऑन शेप ऑफ सपोर्ट मटेरियल का शेप कैसा है, 2D के फॉर्म में या 3D के फॉर्म में, तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा। किस फॉर्म में? अगर हम 2D के फॉर्म में ले रहे हैं तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, और 3D के फॉर्म में ले रहे हैं तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी यानी कि कैसी क्रोमेटोग्राफी, जो प्लेन पे होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेशनरी फेस होगा वो एक फ्लैट और प्लेनर सरफेस पे स्प्रेड रहेगा। और प्लेन क्रोमेटोग्राफी में हमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सैंपल की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? सेपरेट करवाने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, इसको किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था, फ्रेडरिक स्पॉनमैन ने, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, 1865 में इन्होंने दिया था। स्टेशनरी फेस, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस यूज होता है वो होता है, क्या होता है, पेपर को हम यूज करते हैं। वो भी कैसा पेपर को? सेलुलोज के पेपर को हम यूज करते हैं। ये सेलुलोज का पेपर होता है, ठीक है। सेलुलोज का पेपर यानी कि सेलुलोज किससे बनता है? ग्लूकोज की सब यूनिट से बनता है। तो यहाँ पर जो सेलुलोज है, यानी कि स्टेशनरी फेस है, वो कैसा हो गया, कौन से नेचर का हो गया? पोलर नेचर का हो गया। जबकि मोबाइल फेस जो है वो हम यूज करेंगे, वो कैसा रहेगा? आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा, जैसे कि आपका एस्टर्स, कीटोन्स, फिनोल्स, अमीन्स, ठीक है। तो ये हो गई किसके बारे में? स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो होता है, वो नॉन पोलर नेचर का होता है, सॉरी, पोलर नेचर का होता है, ये पोलर नेचर का होगा। और ये जो मोबाइल फेस होगा वो नॉन पोलर नेचर का होगा। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जल्दी मूव करेगी कि पोलर मॉलिक्यूल जल्दी मूव करेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएगी या फिर पोलर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएंगे? तो पोलर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएंगे। यानी कि नॉन पोलर क्या हो जाएंगे? जल्दी मूव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है वो कैसा है? पोलर नेचर का है। मोबाइल फेज में हम क्या यूज कर रहे हैं? नॉन पोलर यूज कर रहे हैं। तो जो भी हमारा मिक्सचर रहेगा उसमें तो पोलर भी रहेंगे और उसमें नॉन पोलर भी रहेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सचर को ऐड करेंगे किस पे? यहाँ पर समझो, यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। अब जो क्या होगा, पोलर नेचर का होगा, वो तो यहीं पर ही रह जाएगा या फिर थोड़ा सा ही मूव कर पाएगा। जबकि नॉन पोलर क्या हो जाएगा? बहुत आगे तक चले जाएगा। तो सेपरेट आउट कौन हुए? पोलर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो ये बेस्ड होती है किस प्रिंसिपल पे? कि जो भी सेलुलोज पेपर है उस पे क्या हो जाता है, मॉइस्चर क्या हो जाता है आपका, रहता है, जो कि स्टेशनरी फेज जैसा काम करेगा। और जिसमें क्या होगा, मोबाइल फेज क्या करेगा, आपका मूव करेगा, ठीक है। जो सेपरेशन होगा वो जो सेपरेशन होगा मॉलिक्यूल का, वो
क्या हो कैसे होगा, इज दस बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रांगली दे एब्जॉर्ब। जो सेपरेशन होगा वो कैसे होगा कि किस तरीके से वो स्टेशनरी फेस पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे। अगर एब्जॉर्ब क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली रहेंगे तो वो मूव नहीं करेंगे आगे तक, और अगर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं होगी स्टेशनरी फेस पे तो वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है रिटेंशन फैक्टर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसा जो सेपरेशन हुआ है मॉलिक्यूल का पेपर क्रोमेटोग्राफी पे वो किस स्पीड से हुआ है, किस फैक्टर से हुआ है। ठीक है, रिटेंशन की वेक्टर की जो वैल्यू आती है, रिटेंशन फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो हमको बताती है एक जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है मॉलिक्यूल का, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है किसका, मोबाइल फेस का। तो रिटेंशन वैल्यू हमको क्या बताती है कि रेशियो बताती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है मोबाइल फेस का और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है किसका, मॉलिक्यूल का, यानी कि सेपरेटिंग मॉलिक्यूल का। ठीक है, रिटेंशन वैल्यू को हम देखकर ही बता सकते हैं कि जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपके क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, वो एक दूसरे से वेरी करते हैं या फिर वो सेम रखते हैं। यानी कि रिटेंशन वैल्यू दो मॉलिक्यूल की एक जैसी आ गई, यानी कि वो क्या है, सेम नेचर के है, सेम मॉलिक्यूल है, और अलग है यानी कि वो डिफरेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के बारे में बात हो गई, रिटेंशन फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रिटेंशन फैक्टर होता है वो क्या बताता है कि हाउ फार अ पर्टिकुलर कंपाउंड ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेस जो है उस पे एक कंपाउंड कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो आरएफ वैल्यू क्या होती है, गुड इंडिकेटर होती है और वेदर एन अननोन कंपाउंड एंड अ नोन कंपाउंड आर सिमिलर और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, अभी बता देते हैं कैसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस को देख लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में कुछ भी बात नहीं है, एकदम इजी है। यहाँ पर आप लोग शायद अपने कॉलेज में भी, स्कूल में भी परफॉर्म किए होंगे। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, स्टेशनरी फेस जो है जिसको हमको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, वो क्या होता है आपका, सेलुलोज का पेपर होता है, सेलुलोज पेपर होता है स्टेशनरी फेस। अब उसके बाद हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, उसको हम क्या कर लेंगे, मोबाइल फेस में ले लेंगे। यानी कि आपका मोबाइल फेस में क्या हो जाएगा, पोलर, नॉन पोलर नेचर का हम क्या ले लेंगे, मोबाइल फेस ले लेंगे। अब हमारा जो सेपरेटिंग मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसको हमको सेपरेट करना है, वो क्या होगा, मिक्सचर में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पेपर है, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, स्टेशनरी फेस है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम सेपरेटिंग मॉलिक्यूल को, समझो हमारे दो मिक्सचर है, उस दो मिक्सचर को हम क्या करेंगे, दो मिक्सचर है हमारे पास, एक मिक्सचर ए है और एक मिक्सचर क्या है आपका बी है। ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मिक्सचर से हम क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक एक ड्रॉप दोनों मिक्सचर के डाल देंगे, एक लाइन खींचेंगे पेपर में और दोनों ड्रॉप डाल देंगे। अब फिर उसके बाद हम क्या ले लेंगे, एक क्रोमेटोग्राफी जो जार होता है, उस क्रोमेटोग्राफी जार में ये हम क्या करेंगे, पहले से यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा, यानी कि आपका मोबाइल फेस रहेगा, हमारा ये मिक्सचर रह गया और ये हमारा स्टेशनरी फेस रह गया। समझ गए ना। अब उसके बाद हम पेपर को इस तरीके से लगाएंगे कि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, आपका मोबाइल फेस में डीप हो जाए। ठीक है, अब कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो मोबाइल फेस है ये पेपर पे चढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है मिक्सचर के वो भी ऊपर जाएंगे। अब इस मिक्सचर में कैसा मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा, आपका सेपरेट होगा, क्योंकि ये तो पोलर नेचर का ही है ही। अब मिक्सचर में भी क्या हो गए, आपके पोलर नेचर के हो गए, यानी कि वो भी क्या हो गए, आपके सेपरेट आउट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आपके यही रह जाएंगे या फिर थोड़ा सा ही दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए। तो उसी की वजह से आरएफ वैल्यू हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ए की,
और आरएफ वैल्यू हम क्या कर लेंगे, बी की कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये भी अननोन कंपाउंड था, ये भी अननोन कंपाउंड था, लेकिन हमारे पास पहले से ही आरएफ वैल्यू सबकी रहती है। अब इसकी आरएफ वैल्यू कुछ आई और इसकी आरएफ वैल्यू कुछ आई। इसकी आरएफ वैल्यू को हम मैच करके देखेंगे तो हमें पता लगा कि जो अमीनो एसिड है वो है ल्यूसीन। हमें पता लगा ये जो अमीनो एसिड है वो है क्या, आपका ग्लाइसिन, है ना, या फिर अलानिन, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो आरएफ वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी ल्यूसीन के नियर बाय होगी आरएफ वैल्यू। और ग्लाइसिन की, या अगर ये आरएफ बी कंपाउंड, अगर बी कंपाउंड ग्लाइसिन है, बी का मिक्सचर में, बी मिक्सचर में ग्लाइसिन कोई अमीनो एसिड है, तो इसकी आरएफ वैल्यू किसकी क्लोज में आएगी, ग्लाइसिन के आरएफ वैल्यू की क्लोज में आएगी। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अननोन कंपाउंड को नोन कंपाउंड से। और ये जो आरएफ वैल्यू होती है वो कैसे बताते हैं, समझो कि एक आपका, यहाँ पर हमने पीछे देख रहे थे ना, ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी जा रहे, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा और यहाँ हमारे पास पेपर होगा। अब ये पेपर को डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी, ये जो मोबाइल फेस है वो क्या होगा, जरूर हमको पता है कि वो सबसे ऊपर में होगा, यानी कि वो हायर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये जो आपके सेपरेटिंग मॉलिक्यूल है वो क्या होगे, आपके कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको हम स्केल से मेजर करके ऊपर लिख देंगे। और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सॉल्वेंट से, जो सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सॉल्वेंट का, उसको भी हम क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे और यहाँ पर कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे और डिवाइड करके हम आरएफ वैल्यू निकाल देते हैं। यही बात है बस। ठीक है, अब उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो बात हो गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसकी तरफ चलते हैं, वो है हमारा क्या, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसके हम यूजेस के बारे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी के हम यूजेस के बारे में भी देख लेते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमको बहुत अच्छे से पता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अगर हम उसके यूज के बारे में देखते हैं तो एप्लीकेशन देख लेते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सके प्यूरिटी ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट इसका, या फिर हमको कोई भी कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करना है सैंपल पे, जैसे कि फूड और बिवरेजेस, उसमें हमको कंटेमिनेशन देखना है तो हम क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मेथड जिसमें क्या होते हैं, आपका इम्प्यूरिटीज को हम अगर डिटेक्ट करना है तो हम यूज कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और लैब में अगर हमको क्या करना है, मिक्सचर को एनालाइज करना है, जैसे अभी हमने बताया अमीनो एसिड वगैरह को अगर हमको एनालाइज करना है तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। बात आती है आप किसकी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें जो स्टेशनरी फेस होगा, यहाँ पर भी जो स्टेशनरी फेस होगा वो पोलर ही नेचर का होगा, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनिया का हम यूज करते हैं। और जो मोबाइल फेस होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो ही लिक्विड ही होगा। और ये क्या होगा, आपका नॉन पोलर नेचर का ही होगा, यानी कि ये पोलर नेचर का और ये नॉन पोलर नेचर का। यहाँ पर भी सेम ही चीज जो होती है, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो लेस मूव करेंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपके ज्यादा मूव कर जाएंगे। यहाँ पर जो, या अगर हम बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में, तो लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी थी वो, और इसकी प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, लिक्विड सॉलिड पार्टीशन हो जाएगी। हम क्यों बोल रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर है इसमें क्या हो गया है, ये लिक्विड, यानी कि मोबाइल फेज क्या हो गया, कैपिलरी एक्शन की वजह से एब्जॉर्ब हो गया है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये आपका स्टेशनरी फेज पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं। तो इसलिए हम लिक्विड लिक्विड क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लास की एक शीट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट या फिर हम बोले मोबाइल फेज एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए ये लिक्विड सॉलिड क्या होगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है, जो सिलिका जेल और एल्यूमिनिया जो होगा वो स्टेशनरी फेज में हम यूज करते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है, आपका जो कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के वो सेपरेट हो जाएंगे।
एफिनिटी क्या होगी उस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज के लिए, यानी कि जो स्टेशनरी फेज के लिए एफिनिटी रखेगा वो स्टेशनरी फेज पे बाइंड रह जाएगा और बाकी आगे मूव कर जाएगी किसके साथ, मोबाइल फेज के साथ इल्यूट आउट हो जाएगी, मोबाइल फेज के साथ क्या हो जाएगी, इल्यूट आउट हो जाएगी। तो जो मिक्सचर होगा वो पास होगा मोबाइल फेज से, जबकि जो कंपोनेंट हो जाएगा वो बाइंडिंग साइड फॉर द सबस्ट्रेट बाइंड टू द सबस्ट्रेट ऑन द स्टेशनरी फेज, यानी कि स्टेशनरी फेज पे क्या होगा, उस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइड होगी, वो वहीं पर ही बाइंड कर जाएगा, बाकी सब इल्यूट आउट हो जाएंगे मोबाइल फेज के साथ। तो सेपरेशन के बाद आफ्टर द मॉलिक्यूलर सीन स्पॉटेड अ डिफरेंट लोकेशन थ्रू आउट द स्टेशनरी फेज, यानी कि वो स्टेशनरी फेज पे क्या करेंगे, आपके दिखाई देंगे, हमको एकदम दिख रहे हो स्पॉट स्पॉट जैसे। अब इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिटेक्शन टेक्निक, जैसे कि हम नील हाइड्रोजन का स्प्रे करके यूज करके हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी डिटेक्शन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके स्टेप्स के बारे में, क्या होता है इसके स्टेप्स के बारे में, तो मैं आपको इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं आता है, पेपर में स्टेप्स नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस होता है वो क्या होता है, अप्लाइड होता है किसमें, सॉलिड सपोर्ट में, यानी कि हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम किसमें लगा देते हैं, ये सॉलिड सपोर्ट पे क्या होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं सॉलिड सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर जो सॉलिड सपोर्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, आपका ग्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लास या फिर एक थिन प्लेट होती है उसको हम यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिलिका को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको फिर सुखा देंगे। फिर जो सैंपल इज इंजेक्टेड एज स्पॉट, यानी कि सैंपल को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे स्पॉट जैसे स्टेशनरी फेस में अबाउट 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सैंपल को हम क्या कर देंगे, लोड करेंगे, यानी कि ये पूरी ग्लास प्लेट को हम क्या कर लेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट होगा जिस जार पे, क्रोमेटोग्राफी जार पे, उसके अंदर रख देंगे। फिर उसके बाद मोबाइल फेस को हम क्या करेंगे, मतलब कि क्रोमेटोग्राम को हम क्या करवा देंगे, ऑन करवा देंगे, यानी कि क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म होने देंगे, और उसके बाद हम रिटेंशन फैक्टर से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जैसे हम अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखे थे वैसे ही रिटेंशन फैक्टर यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर हम यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसका यूजेस क्या होता है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी रूटीनली परफॉर्म होती है लेबोरेटरीज में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट है। और ये टेक्निक हमको हेल्प करती है फाइबर्स इन फॉरेंसिस, यानी कि जो भी फॉरेंसिक चीजें है उसमें क्या करती है, हमें एनालाइज करवाने में हेल्प करवाती है। TLC also allow the essay of various pharmaceutical product, यानी कि जैसे जैसे आपका दिख रहा था आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेज है, वैसे भी इसके भी एडवांटेजेस है, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प करवाता है मेडिकल प्लांट को आइडेंटिफाई करवाने में और उसके कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करवाने में। तो ये हो गई आपकी किसकी बात, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया। अगर आपको आगे की वीडियो को देखना है, सुनना है, तो प्लीज बी अपडेटेड, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।